दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहां के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइज, वेलकम टू इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज के इस वीडियो को देखकर आप सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में आप सभी ये देखेंगे कि यूएन नेशन में स्टैटिस्टिकल कमीशन के इलेक्शन में भारत की जीत हुई है। चाइना और भारत दोनों ये चाहते थे कि यूएन नेशन में स्टैटिस्टिकल कमीशन एजेंसीज उन्हें इलेक्ट करे और टोटल 53 वोट्स में से इंडिया को मिले हैं 46 वोट्स और चाइना को मिले हैं सिर्फ 19 वोट्स। तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि जीत भारत की हुई है और चाइना के वोट्स भारत के वोट्स के आसपास भी नहीं है। और यूनाइटेड नेशन के स्टैट्स पैनल में भारत को 4 साल के लिए चुना गया है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। ये इलेक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव था। इस इलेक्शन में दुनिया भर के अलग अलग रीजन से अलग अलग कंट्रीज को चुना जाता है और एशिया पैसिफिक से जापान, समोआ, कुवैत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसी कंट्रीज को देखा जाता है। और इस साल के इलेक्शन के लिए 2 कंट्रीज को चुना जाना था, जिसमें यूएई, साउथ कोरिया, चाइना और भारत ने पार्टिसिपेट किया था। और इस इलेक्शन में सीट सिर्फ 2 ही थे, जिसमें भारत को 46 वोट्स मिले, जो कि सबसे ज्यादा थे। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये ट्वीट भी किया कि यूएन के हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी के रूप में भारत को 4 साल के लिए चुना गया और कहा जा रहा है कि ये टर्म 2024 में जनवरी से स्टार्ट होगा और भारत इसमें 2027 के एंड तक बना रहेगा। और उन्होंने यूएन न्यूयॉर्क को कांग्रेचुलेट भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि भारत को इतने सारे वोट इसलिए मिले हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स, डाइवर्सिटी और डेमोग्राफी के मामले में भारत की एक्सपर्टाइज काफी अच्छी है। और उन्होंने भारत के एक्सपर्टाइज की काफी तारीफ भी की और भारत की इसी काबिलियत के कारण ही उसे स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर चुना गया। और इस मामले में चाइना भारत के आसपास भी नहीं आता, तो यहाँ भारत को चाइना से कंपेयर करने की बात ही नहीं है। और भारत को इस बड़ी जीत के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट को थैंक्स कहना चाहिए, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत की ताकत को पेश किया है। और ये जीत भारत के लिए बहुत मायने रखती है और भारत के लोग इस जीत से काफी खुश होंगे, मगर ये जीत चाइना के मुंह पर एक तमाचे की तरह है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। यूएन में चाइना के खिलाफ भारत की जीत हुई। चाइना को मासिव डिप्लोमेटिक हार का सामना करना पड़ा। हाईएस्ट यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी ने इंडिया को चुना है और एस जयशंकर को भारत की इस बड़ी जीत पर गर्व है। फॉरेन मिनिस्टर ने स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में भारत के एक्सपर्टाइज की तारीफ की है। एक्सटेंसिव डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कैंपेन्स के बावजूद भी चाइना यूनाइटेड नेशन में अपने अलायंस को लुभाने में विफल रहा है। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के साइन में भारत को यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन और 2 दूसरे बॉडीज के लिए चुना गया, जबकि चाइना को हार का सामना करना पड़ा। एक महत्वपूर्ण जीत में भारत को 4 साल की अवधि के लिए यूनाइटेड नेशन के स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए चुना गया है। साउथ कोरिया 23 और चाइना 19 और यूएई 15 वोट से आगे है और भारत को कथित तौर पर 53 में से 46 वोट्स मिले हैं। स्टैटिस्टिकल कमीशन के इलेक्शन में चाइना एशिया पैसिफिक रीजन के लिए निर्धारित सीट्स के लिए भारत के साथ कम्पीट कर रहा था। ट्विटर पर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने स्टैटिस्टिक्स, डाइवर्सिटी और डेमोग्राफी के फील्ड्स में भारत के एक्सपर्टाइज की तारीफ की। स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े आयोग में भारत के मेन सीट पर चाइना को बड़ी डिप्लोमेटिक हार का सामना करना पड़ा। ये यूएन में चाइना के लिए बड़ा झटका है। इंडिया जो 2024 में स्टैटिस्टिकल कमीशन पर अपना टर्म स्टार्ट करेगा, वो 20 सालों के बाद 2004 में अपना लास्ट टर्म पूरा करने के बाद वापस लौटा है। ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज के लिए हाईएस्ट डिसीजन लेने वाला बॉडी है, जो स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। स्टैटिस्टिकल कमीशन के इलेक्शन में चाइना का परफॉर्मेंस खराब था और इसे सिर्फ 19 वोट मिले और साउथ कोरिया को पीछे करना एक सरप्राइजिंग बात थी। दुनिया भर में एक्सटेंसिव डिप्लोमेटिक्स और इकोनॉमिक कैंपेन्स के बावजूद भी शी जिनपिंग का चाइना इस लिस्ट में टॉप पर नहीं रहा। एशिया पैसिफिक स्टेट्स के करंट मेंबर जापान, समोआ के साथ साथ कुवैत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है।
चाइना को यूएन में पाकिस्तानी आतंकवादियों पर अपनी पकड़ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। चाइना इस्लामाबाद का ऑल वेदर फ्रेंड बार बार भारत के अलायंस द्वारा यूएन के पाक बेस्ड टेररिस्ट को लिस्ट करने के प्रयासों पर रोक लगाता रहा। जून 2022 में चाइना ने लास्ट मोमेंट में भारत और यूएसए द्वारा मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में लिस्ट करने के जॉइंट प्रपोजल पर रोक लगा दिया था। चाइना ने यूएन में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को बचाने की आदत बना ली है और कई लोग ये मानते हैं कि ये भारत को अनस्टेबल करने का बीजिंग का एक तरीका है। हालांकि ये भारत के लिए एक बड़ी जीत थी। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की को यूएनएससी द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में नामित किया गया था। शैडो बैंड ग्लोबली ने कमेंट किया है, भारत स्मार्ट था, आपके लिए ये अच्छा है। भारत बहुत बेहतर जानता है कि अमेरिका के ट्रम्प और रिपब्लिकन्स ने अमेरिका को चाइना के हाथों बेचने की कोशिश की, इसीलिए ट्रम्प जेल में जा रहा है। अब अगर फेकू लोग गलती करेंगे तो उन्हें जेल तो जाना ही होगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प हो या राहुल गांधी। और वैसे भी वो अपने सेंसलेस स्पीचेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है और अब जेल जाकर डबल फेमस हो जाएंगे। अगला कमेंट है केजी वेगन सिंगापुर का। इनका कहना है, मोदी बीजेपी रूल्स। ये मोदी जी के लिए एक और टर्म है और दुनिया बहुत ही जल्द भारत को विश्व गुरु के रूप में देखेगी, जो कि पूरी दुनिया को आने वाले वक्त में लीड करेगा। और चाइना जो एक सुपर पावर बनने का सपना देखता है, वो भी एक टाइम पे इंडिया के अंडर काम करेगा। अगला कमेंट है भास्कर राजू का। इनका कहना है, जितनी बार कीचड़ उछालोगे कमल खिलेगा उसके ऊपर। अब पाकिस्तानी आतंकवादियों की चमचागिरी करने वाले चाइनीज इस वक्त भारत की इस जीत से इस तरह जल रहे होंगे जिस तरह से वोल्केनो ब्लास्ट होता है। अगला कमेंट है यूजर FE3MK का। इनका कहना है कि भारत जीत गया, दैट्स ऑल, इसे चाइना से कंपेयर मत करो। इस पर हर्षवर्धन ने रिप्लाई किया है, आप देख सकते हैं कि चाइना को सबसे कम वोट मिले हैं, ये चाइना के खिलाफ भारत की इनडायरेक्ट जीत है। अगला कमेंट है बायर सिंह का। इनका कहना है कि यूएन के प्रत्येक बॉडी को सैनिटी की जरूरत है और भारत इसे प्रोवाइड करेगा। अगला कमेंट है सत्यजीत रे का। ये कहते हैं कि चलिए जीत के जश्न के तौर पर इन लिब्रंडोस और अपोजिशन को फ्री बर्नॉल बांटते हैं। अगला कमेंट है डॉक्टर रवि कुमार का। ये कहते हैं, ग्रेट, ग्लोबली भारत के डोमिनेंस को देखना फैंटास्टिक है, ये इंटरनेशनली भारत के ग्रेट इन्फ्लुएंस को कंफर्म करता है, कांग्रेचुलेशंस। अगला कमेंट है बीस्टी रोवर का। इनका कहना है, दुनिया को भारत पर कितना भरोसा है, इससे भारत की ताकत का पता चलता है। मोदी जी और जयशंकर को कांग्रेचुलेशंस। ये तो बस शुरुआत है, दुनिया को भारत की पावर का पता धीरे धीरे चलेगा। जब भारत दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा और एक ऐसी कंट्री बन जाएगा जो पूरी दुनिया को लीड करेगी। और जो चाइना बात बात पर इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और ये तानाशाह चाइना जो ये सोचता है कि 24 घंटे काम करने से हमारा देश ज्यादा ग्रो करेगा और बहुत ही जल्द आगे बढ़ जाएगा, उनकी इस गलत फहमी को इंडिया बहुत ही जल्द खत्म करने वाला है। अगला कमेंट है बिंद्रा का। इनका कहना है, यूएन रिटन यूनिवर्सल लॉ कहता है कि बुरे लड़कों को पनिश किया जाना चाहिए जबकि अच्छे लड़कों को रिवॉर्ड देना चाहिए। वैसे बाकी कंट्रीज का नहीं पता, लेकिन अगर रिवॉर्ड के नाम पर चाइना को कुछ देना हो तो उसने पूरी दुनिया को बर्बाद होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था और इसने दुनिया को कोविड-19 जैसे वायरस गिफ्ट में दिए थे। तो चाइना को एक ऐसा रिवॉर्ड देना चाहिए जो दुनिया को हर बार मुसीबत में डालने का काम करता है। अगला कमेंट है JP2412 द्यू का। इनका कहना है कि चाइना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है। चाइना हमेशा आतंकवादी स्टेट पाकिस्तान का शील्ड बनता आया है और इसने पाकिस्तान का सपोर्ट करने की आदत डाल ली है और ये हमेशा अपने पावर्स का मिसयूज करता आया है और यूएन में तो इसने अपनी बेइज्जती करवा ही ली। और इंडिया को चाइना से 27 वोट ज्यादा मिले हैं और चाइना को यूएन में सिर्फ 19 वोट मिले हैं। और ऐसी कंट्री की तो बेइज्जती होनी भी चाहिए जो इन आतंकवादी कंट्री का सपोर्ट करता है और यूएन में इन आतंकवादियों की चापलूसी करता है। अगला कमेंट है गोपकृष्णन M वेंकटरमन का। इनका कहना है कि दुनिया एकमात्र ऐसी कंट्री को जानता है जिसके बिना किसी एजेंडे के फेयर और ऑनेस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन है और वो भारत का इतिहास है। और इतिहास में भी भारत का टेरिटोरियल विस्तार का कोई इरादा नहीं था और इतिहास भी गवाह है कि भारत ने कभी किसी भी देश का बुरा नहीं चाहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।